हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं सुनील वर्मा। आज के टॉप न्यूज़ एनालिसिस डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में क्या क्या हैं, उन सब के साथ आज आपके साथ फिर हूँ। आप लोग यूपीआई यूज़ करते होंगे, पेटीएम करो, बहुत अच्छा एक स्लोगन भी आता है। लेकिन पेटीएम के साथ क्या दिक्कत हुई है? ऐसे तो आज के न्यूज़पेपर में आप लोग भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कल बजट में क्या हुआ। बजट जो साल का लेखा जोखा होता है सरकार का, उसमें क्या हुआ। या फिर मार्क जुकरबर्ग, नाम आप लोगों ने सुना होगा, मार्क जुकरबर्ग का, मेटा के सीईओ हैं। उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, यूएस सीनेट में माफ़ी मांगनी पड़ी। आखिर किस वजह से? या फिर इमरान खान को फर्दर 14 साल की जेल हुई। इमरान खान और उनकी पत्नी को किस जुर्म में? विप्रो कुछ अपने मिडिल लेवल मैनेजर्स को हटाने की बात कर रहा है। विप्रो इतनी बड़ी कंपनी है, उसको आप लोग आईटी में भारत के टॉप 3-4 कंपनीज अगर मानी जाए तो विप्रो उसमें से एक है। तो मिड लेवल मैनेजर्स को हटाने की बात हो रही है। आईबीएम ने अपने कुछ स्टाफ को ये अल्टीमेटम दिया है कि या तो आप ऑफिस के नज़दीक शिफ्ट करें या नहीं तो फिर आप नौकरी छोड़ दें। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के लिए होंगी, उन सब पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो सभी का अटेंशन ड्रॉ कर रहा होगा आज, वो है कि कल इस सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का लास्ट बजट था इस टर्म का। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि ये बजट जब जिस साल इलेक्शन ईयर होता है उस साल बजट, फुल बजट नहीं दिया जाता है इलेक्शन के पहले। नॉर्मली इसको वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट कहा जाता है। इसमें कुछ बातें रहती है, बहुत सारी बातें नहीं रहती है। वो कहा जाता है कि अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो करेगी। तो कल अपने क्लोजिंग स्पीच में सीतारमण, जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने कहा कि जब हम लोग आएंगे तो जुलाई में फिर प्रेजेंट करेंगे बजट। ये देखिए कॉन्फिडेंस है उनका कि अगली बार भी ये बीजेपी लेड एनडीए सरकार आएगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि अगली बार जब हम आएंगे। और दूसरा क्या है, ये बजट और एक डिनोट क्या करता है कि बीजेपी गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि किस, नॉर्मली क्या होता है कि जिस साल बजट या इलेक्शन जिस साल होने का होता है उस साल के बजट में बहुत लोक लुभावन बजट रहता है। वो सभी के लिए कुछ ना कुछ उसमें दिया जाता है। टैक्स कट किए जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कुछ दिया जाता है, बुजुर्गों के लिए कुछ दिया जाता है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, औरतों के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ अलग लोक लुभावन, जिससे कि फाइनेंशियल प्रूडेंस का वायलेशन होता है। उसमें अनाप शनाप खर्चे की बात होती है। लेकिन इस बार ऐसे बजट में कुछ नहीं था। मोटा मोटी तौर पर कहिए तो बजट में कोई बहुत ज़्यादा बहुत खास चीज़ इस बार नहीं है, क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट है, इंटरिम बजट है, फुल बजट है नहीं। फिर भी बजट से रिलेटेड आज सारे के सारे न्यूज़पेपर बजट के बारे में ही है। चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे पायनियर हो, बिजनेस लाइन हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, टेलीग्राफ हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, जितने सारे पेपर हैं सभी का टॉप न्यूज़ बजट और उससे रिलेटेड प्रोविजंस है। उसके इंटरनल पेजेस में भी, एडिटोरियल में भी भरे पड़े हैं। तो कुछ कुछ बातें जो बजट से रिलेटेड है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि नो सरप्राइजेस इन दिस ईयर्स बजट। इस साल के बजट में कोई सरप्राइज नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिडिल क्लास के लिए रहता है वो रहता है, या सैलरीड क्लास के लिए, कि इस बार का इनकम टैक्स में कट कुछ किया गया कि नहीं, कुछ रिबेट मिला कि नहीं, कुछ कॉन्सेशन सरकार की तरफ से दिया गया या नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी उम्मीद भी नहीं थी और ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये अगर ये कुछ करना भी होगा तो जुलाई वगैरह में होगा, अभी नहीं। लेकिन हाँ, टैक्स फ्रंट पर एक बात क्या हुई कि 2014 के पहले इनकम टैक्स का जो डिमांड नोटिस था लोगों के पास, बहुत केसेस में था, करीब 1 करोड़ डिमांड नोटिस ऐसे थे। उसमें भी 8-9 तक जो 25,000 रुपये तक के डिमांड नोटिस थे, और उसके बाद 2014 तक जो 10,000 के डिमांड नोटिस थे उसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया। अब उस पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। तो ये उस पीरियड के जो डिमांड नोटिस है जिन लोगों को दिया गया था उनके लिए ये राहत की खबर है। दूसरा है कि रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने की बात की गई है। 1 करोड़ और उससे लेकर 2 करोड़ तक घर बनेंगे, उनके ऊपर रूफ टॉप लगेंगे तो उसके बाद उसमें से करीब 300 यूनिट पर ये मंथ
बिजली फ्री देगी सरकार, जिससे कि करीब साल में 15 से 18 हज़ार रुपये की बचत होगी लोगों को। ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। दूसरा है कि फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव। सर्वाइकल कैंसर जो होता है लेडीज में, तो 9 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा सरकार की ओर से सर्वाइकल कैंसर के लिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। इसका बहुत फार रीचिंग इफेक्ट हो सकता है। देश में नए नए मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खोले जाएंगे, ये बात है। उसके बाद रेलवे के लिए 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। एक रहेगा मिनरल्स ढुलाई के लिए, एक रहेगा एनर्जी से रिलेटेड ढुलाई के लिए, एनर्जी यानी कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब से ढुलाई के लिए। तीसरा रहेगा सीमेंट की ढुलाई के लिए। सीमेंट हम लोग सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी भी बड़े बड़े इसके लिए सीमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए वो कहीं जगह पर पहुंचने में देरी होती है, तो उसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएगा। तो इससे रेलवे में इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और एक इंपॉर्टेंट रेलवे से रिलेटेड क्या है कि 40,000 वैगन्स को वंदे भारत की तर्ज पर वो वैगन्स बनाए जाएंगे, कोचेस बनाए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बजट से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता है बजट में। ये इतना फिस्कल डेफिसिट है, ये सब बजट या जिसको कहिए फिगर का जगलरी रहता है वो है। इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है हम सभी आप लोगों को। तो एक इम्पॉर्टेंट ये खबर है। उसके बाद एक दूसरी खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया यही लिखता है इसमें कि सम श्योर ऑफ वोट, FM कीप्स अकाउंट सिंपल। श्योर ऑफ वोट, फाइनेंस मिनिस्टर कीप्स अकाउंट सिंपल। मतलब ये सरकार अगले भी साल भी आएगी उसके लिए कॉन्फिडेंट है, इसीलिए बहुत सिंपल इस बजट को दिया गया। दूसरा खबर एक अभी 2-3 दिन से झारखंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आप लोग देख रहे थे कि हेमंत सोरेन जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन पर ईडी का रेड हुआ, उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए। वो ईडी उनके घर पे गई और बाद में रात में उनको अरेस्ट कर लिया गया, परसों रात में। अरेस्ट करने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाली बात होती है कि भाई उनको जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद आखिर सरकार कौन चलाएगा। इसीलिए नॉर्मली होता क्या है कि ऐसे सिचुएशंस में कोई नए चीफ मिनिस्टर की तुरंत नियुक्ति कर दी जाती है और उनको कहा जाता है कि आप शपथ ग्रहण कीजिए। ये चूंकि जेल जाना था इनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो इनको यह भी नहीं कहा जा सकता था कि ठीक है टिल फर्दर ऑर्डर आप सरकार चलाइए। तो चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उन्होंने अपना पत्र सौंपा कि हमको चुन लिया गया है विधायक दल का नेता, हमें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाइए गवर्नर के पास। तो गवर्नर ने उन्हें टाइम दिया था, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजन है सभी चीज़ पर सलाह मशवरा करके उन्होंने आज 2 तारीख को चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाया है। यहाँ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सब मिलकर सरकार बनाएगी और इसको 10 दिन के अंदर इनको फ्लोर टेस्ट करना होगा, इनको विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। तो ये झारखंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट खबर है। गवर्नमेंट इनवाइट्स चंपई सोरेन टू फॉर्म न्यू अलायंस गवर्नमेंट टुडे। चंपई सोरेन झारखंड का सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहाँ से, और इनको झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने झारखंड स्टेट बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी, उस समय के इम्पॉर्टेंट नेता थे ये। तो ये आज के झारखंड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट खबर है। एक देखिए, अभी 4-5 दिन पहले हमने एक न्यूज़ आइटम आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी है, यानी वहाँ के रक्षा मंत्री ऑस्टिन, वो अचानक अंडरग्राउंड हो गए थे। वो कहाँ थे किसी को पता नहीं था, जबकि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रही है, इजराइल हमास वार है, रूस यूक्रेन वार है। अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाद में पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज थे। तो हॉस्पिटल में थे तो किस वजह से थे ये भी लोगों को पता नहीं था। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस को भी पता नहीं था, अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी पता नहीं था।
अब आप कहाँ हैं, आपके घर में आपके फादर को, आपके मदर को पता नहीं है। तो ये बड़ी एक क्राइसिस वाली स्थिति थी, ये क्राइसिस वाली स्थिति थी। तो अभी उन्होंने, ऑस्टिन ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें कैंसर हुआ था, प्रोस्टेट कैंसर था, उसके ऑपरेशन के लिए वो गए हुए थे, एडमिटेड थे, और उनका प्रेसिडेंट को भी नहीं बताना बहुत बड़ी भूल थी। हालांकि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, अभी भी जानते ही हैं कि कैंसर वगैरह का ऑपरेशन होता है तो उसमें टाइम लगता है रिकवर करने में। तो इस बात पर एक अमेरिकन प्रेस और अमेरिकन टीवी पर या इंटरनेशनल न्यूज़ में ये इम्पॉर्टेंट एक खबर है कि उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है, उन्होंने माफ़ी मांगी है प्रेसिडेंट से और देश की जनता से कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दिया था। एक इम्पॉर्टेंट खबर है। और एडिटोरियल पेज जो है ना सभी न्यूज़पेपर का, चाहे बिजनेस लाइन हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे पैनियर हो, सभी में ये सिर्फ बजट से रिलेटेड कि उसका क्या कैसे बजट प्रेजेंट किया गया, कितना, ये कैसा रिकॉर्ड रहा, ये शॉर्टेस्ट स्पीच था, ये मोरारजी देसाई के बाद सबसे लंबा एक तरह से लगातार प्रेजेंट करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं ये यशवंत सिन्हा, ये लोग 5-5 बार दिए थे लगातार, लेकिन सीतारमन 6ठी बार इन्होंने अपना प्रेजेंट किया बजट। मोरारजी देसाई ने इंटरिम बजट और ये सब लेकर करीब 10 बार प्रेजेंट किया था, सबसे ज़्यादा उन्हीं का रिकॉर्ड है आज तक। तो ये सब बातें हैं। फिर कैसे रूरल प्रोजेक्ट्स पर ये किया जाएगा, गति शक्ति कैसे होगी, युवाओं के लिए कैसे लोन दिया जाएगा, क्या क्या बजट का इम्पैक्ट होगा, डिफरेंट पार्टीज़ का क्या ओपिनियन, डिफरेंट नेताओं का क्या ओपिनियन है, इन सारी बातों पर इस पर चर्चा की गई है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं डिफरेंट एडिटोरियल पेजेस में। फेट ऑफ इंडियाज लॉन्ग हेल्ड रेपुटेशन एट होम फेवरेट्स हैंग्स इन द बैलेंस एज सेकेंड टेस्ट बिगिंस। आज भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, सेकेंड टेस्ट मैच। इंग्लैंड की टीम भारत 5 मैचों की श्रृंखला के लिए आई हुई है। पहला टेस्ट में भारत हार गया इंग्लैंड से। तो नॉर्मली कहा जाता है, जितने विदेशी टीम होते हैं कहते हैं कि भारत में खेलकर जीतना उन लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ स्पिनिंग ट्रैक होता है, स्पिन करता है बॉल, और यहाँ अपने कंडीशन में इंडियन बैट्समैन भी बेटर खेलते हैं। तो अब ये रेपुटेशन थोड़ा दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि पिछले मैच में भारत स्पिन के अगेंस्ट ही हार गया। और नॉर्मली क्या होता है, अपने ग्राउंड पर, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाइए तो ऑस्ट्रेलियन टीम, इंग्लैंड जाए तो इंग्लिश टीम, साउथ अफ्रीका जाए साउथ अफ्रीकन टीम, सब अपने अपने टर्फ पर बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से, अपने विकेट से, अपने क्लाइमेट से अच्छी तरह परिचित रहते हैं। भारत में भी वही चीज़ है, पाकिस्तान में भी वही चीज़ होता है। तो ये अब अगर आज कैसे मैच शुरू होगा, इंडियन टीम में कौन कौन खेलेंगे, सरफराज खान खेलेंगे, इंडिया 3 या 4 स्पिनर के साथ खेलेगा, फिर इनके केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के जगह कौन खेलेंगे, इन सब सारी बातों पर चर्चा है और इस पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बहुत सारा नज़रिया दिया गया है। तो इंडियन रेपुटेशन इज़ एट स्टेक कि भारत अपने घर में काफ़ी अच्छा खेलता है, उसको हराना बहुत मुश्किल है, ये एक दांव पर लगा हुआ है। ये एक देखिए इम्पॉर्टेंट खबर क्या है ना, ये हम लोग हमेशा इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, नींद से रिलेटेड स्लीप जो है ना, पुअर स्लीप एंड स्नोरिंग में इम्पैक्ट कॉग्निटिव फंक्शन क्लेम्स स्टडी। अब लोग सोते हैं ना, बहुत लोग देखते होंगे कि खर्राटे लेते हैं नींद में, जोर जोर से खर्राटे लेते हैं। आप ट्रेन पर भी जाइए, देखिएगा कि कोई अपर बर्थ पे सोए हुए या लोअर बर्थ पर खर्राटे की आवाज़ आ रही है, तो उससे डिस्टर्बेंस तो होता ही है। लेकिन ये जो खर्राटे ले रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है। ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करके एक बीमारी होती है एक तरह से, कि जैसे सांस लेने में वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है नींद में, तो वो क्या होता है ना, सांस रुक जाती है 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। ऐसा भी देखा गया है 1-1 मिनट तक सांस रुक जाती है लोगों की। स्नोरिंग क्यों होता है, हम खर्राटे क्यों लेते हैं, क्योंकि वो जो अपर ट्रैक है ना वो नीचे सटने लगता है, तो सांस का ऑब्स्ट्रक्शन होता है लेने में।
तो जब आप सांस लेना बीच में बंद कर देंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाएगी बदन में, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बहुत सारे डेथ्स भी देखे जाते हैं इस तरह के, बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है इसके चलते, नींद में ही। तो ये इस पर स्टडी अभी हुआ है कि पुअर स्लीप, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है और आप खर्राटे ज़्यादा लेते हैं तो आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया से तो ग्रस्त हैं, और अगर वो बढ़ जाता है तो आपकी कॉग्निटिव लर्निंग अफेक्ट करता है। कॉग्निटिव लर्निंग क्या है कि जैसे आप कोई चीज़ सीख के उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा से थिंकिंग कर रहे हैं, उसको एक दूसरे कड़ी जोड़ रहे हैं, उससे डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक तरह से कॉग्निटिव लर्निंग। तो वो आपका अफेक्ट करता है पुअर स्लीप कॉग्निटिव लर्निंग को। तो इस पर एक स्टडी चल रही है अमेरिका में और इंडिया में, एम्स वगैरह में स्टडी चल रही है। तो इन लोगों का ये कहना है कि नहीं, इस तरह का अब लोगों को ये बताने की ज़रूरत है। जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ है, लोग उसके बारे में बहुत अवेयर है लेकिन इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो ये बताने की ज़रूरत है लोगों को, और इसके बारे में रिसर्च टीम ने आगाह किया है कि पुअर स्लीप एंड स्नोरिंग में इम्पैक्ट कॉग्निटिव फंक्शन, क्लेम्स स्टडी। इस पर रिसर्च चल रहा है काफ़ी। ये आप सभी लोगों के लिए ये एक जानने योग्य खबर है कि खर्राटे को हम लोग बहुत आसानी से लेते हैं कि भाई वो खर्राटे ले रहा है, लेकिन उसके लिए वो दिक्कत वाली बात है। उस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अफेक्ट कर रहा है वो चीज़। अगर वो बढ़ जाए तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। आइकन ऑफ द सीज, अभी एक सबसे बड़ा जो क्रूज है वो आइकन ऑफ द सीज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज शिप सेट्स सेल। एक समझिए लग्जरी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। क्रूज शिप चलती है जो एक देश से दूसरे देश टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नॉर्मली चलती है, कैरेबियन, रॉयल कैरेबियन, ये सब बहुत तरह की है। तो अभी एक क्रूज शिप जो अमेरिका के मायामी से चली है कैरेबियन द्वीप के लिए, वो एक सप्ताह का टूर है। तो इसके बारे में खास चीज़ क्या है कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है, 1200 फीट लंबा है ये। अब इसको तुलना कीजिए, आप टाइटैनिक जो डूबा था, टाइटैनिक के बारे में हम लोग बहुत देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, वो 880 फीट के आसपास था। ये 1200 फीट है, करीब 9 स्टोरी ऊंची बिल्डिंग है, और इसमें पैसेंजर एक साथ करीब 7600 पैसेंजर जा सकते हैं एक साथ, और करीब 2500 क्रू मेंबर जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इतने स्विमिंग पूल्स हैं, 6-7 स्विमिंग पूल्स हैं, इतने रेस्तरांस हैं उसमें, बार्स हैं, डांसिंग फ्लोर है, ऑर्केस्ट्रा के लिए जगह है। तो ये एक जो घूमने जाना चाहते हैं, लग्जरी वाले लाइफ लीड करना चाहते हैं, जिनके पास काफ़ी सरप्लस पैसा है, अपना ये कर सकते हैं, उनके लिए एक खबर है ये। जाइए, एंजॉय कीजिए। मायामी अमेरिका में कहाँ पर है? अमेरिका का अगर आपने मैप देखा होगा तो अमेरिका में साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है इस तरह से एक निकला हुआ है, मायामी, फ्लोरिडा जो वहाँ का है, तो वहाँ पर से मायामी है। वहीं से वेस्ट इंडीज़ के लिए जो हम लोग क्रिकेट टीम में, वेस्ट इंडीज़ तो कोई कंट्री नहीं है जानते हैं, तो गयाना हुआ, बारबाडोस हुआ, जितना ये, तो वो सब वहीं से नज़दीक पड़ता है। एक टच ऑफ डिविनिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन फॉर द अंबानीज। देखिए एक पिक्चर है अंबानी परिवार का, मुकेश अंबानी। ये 22 तारीख को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ उसमें अंबानी भी गए हुए थे, और उन्होंने अभी डिस्क्लोज किया, ये चीज़ आया, उनका एक पिक्चर अभी हमने आपके साथ शेयर किया, वो पूरे परिवार के साथ वहाँ थे। दूसरे दिन पूरे उन्होंने दर्शन किया वहाँ, और 21 तारीख के रात में, माने 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा था, 21 तारीख के रात में उनका जो एंटीलिया बॉम्बे में हाउस है, मुंबई में, कितने स्टोरी, जो 17 स्टोरी है, कितना ऊंचा मकान है, वो पूरा राम के नाम से, ये देखिए, ये इससे पूरा जगमगा रहा था, पूरा राममय कर दिया था। तो वही कहता है कि डिविनिटी एंड रिलीजन भी मुकेश अंबानी के साथ जुड़ा हुआ है। इनके बेटे आकाश अंबानी, बेटी ईशा अंबानी, सभी लोग थे उसमें। और ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं करते हैं, धर्म से रिलेटेड चीज़ में भी आगे रहते हैं, उनकी आस्था है। तो ये किसी पर्सनल इसके लिए नहीं है। कहने का मतलब कि बड़े बड़े बिग हाउसेज जो है, बिजनेस हाउसेज,
वो लोग भी रिलीजन से जुड़े हुए हैं, और रिलीजन सबका पर्सनल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये आप बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े पॉलिटिशियन हैं तो आप अपना धर्म नहीं मान सकते हैं। उससे रिलेटेड ये खबर है। देखिए, एक बिजनेस लाइन लिखता है बिजनेस लाइन, इन मार्जिन पुश विप्रो प्लान्स मेजर मिड लेवल ले ऑफ्स। इन मार्जिन पुश विप्रो पुट मेजर ले ऑफ। बिजनेस लाइन का ये न्यूज़ है। विप्रो, हम लोग जानते हैं भारत में 3-4 जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सब, तो विप्रो उनमें से एक है। नादर की कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, और ये सिर्फ आईटी बेस्ड नहीं है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी है बहुत चीज़। विप्रो के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सोप, शैम्पू, बहुत सारे चीज़ हैं। तो इन लोगों ने कहा है कि मिड लेवल मैनेजर्स को ले ऑफ करेंगे, कुछ माने उनको हटाएंगे। क्यों? कि प्रॉफिट की मार्जिन कम हो रही है, बिजनेस की मार्जिन कम हो रही है। तो ये एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। हर कंपनी का ये प्रेरोगेटिव है कि भाई जब हम वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए वो बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे तो नादर जो है इंडिया के सबसे बड़े डोनेशन करने वाले माने जाते हैं, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो बहुत सारे पैसे डोनेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट तो चाहिए, डोनेट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो वो जब इन लोगों ने अपना वर्कआउट किया तो लगा कि नहीं, बीच मिड लेवल मैनेजर्स उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनको कुछ कम करने की ज़रूरत है, सो दैट कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो ये विप्रो की बात है, दूसरे कंपनीज की बात नहीं, लेकिन हो सकता है दूसरे कंपनीज भी इस तरह से अपने को रिस्ट्रक्चर करें, रीथिंकिंग करें, स्टाफ को हटाएं। तो ये एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। बिजनेस लाइन एक और न्यूज़ देता है, चाइना पिप्स इंडिया। हम लोग अभी तक क्या जानते हैं चाइना पिप्स इंडिया एज टॉप ग्लोबल गोल्ड कंज्यूमर। अभी तक हम लोग सब जानते हैं, दुनिया में सभी जगह ये है कि इंडिया जो है गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। यहाँ ज्वेलरी या गोल्ड के साथ लोगों का इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट, उसको काफ़ी रखते हैं। लेकिन चाइना ने 2023 में भारत को पछाड़ दिया है। चाइना का गोल्ड कंजम्पशन जो है काफ़ी बढ़ गया, अब भारत में उल्टा गोल्ड का कंजम्पशन कम हुआ। तो ये एक बिजनेस फ्रंट पर एक न्यूज़ है। एक देखिए, अभी आप लोग पेटीएम यूज़ करते होंगे, हमने शुरू में भी कहा पेटीएम। तो पेटीएम के बारे में एक खबर आई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी। अब देखिए, इस न्यूज़ को अच्छी तरह समझने की बात है, पैनिक होने की बात नहीं है। पेटीएम जो हम लोग देखते हैं, यूपीआई कोड, क्यूआर कोड पर हम लोग जो स्कैन करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, पेमेंट होता है उससे। तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, पीपीबीएल, ये पेटीएम ने एक तरह से बैंक भी है उसका। तो रिजर्व बैंक ने उनको डिपॉजिट लेने से मना किया है कि आप कोई डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, सेविंग्स बैंक, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक है क्या? उसमें आप अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए आपको कोई कागज वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, और उसके काफ़ी कस्टमर्स हैं। अधिकतर आप देखेंगे कि जो पेटीएम क्यूआर कोड वगैरह बनाए हुए हैं उनका पेटीएम बैंक में अकाउंट भी है। वो फिजिकल आपको पेटीएम बैंक कहीं नज़र नहीं आएगा रास्ते में, वो सभी ऑनलाइन है। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि नहीं, रेगुलेटरी कंसर्न है कुछ। 2022 में हमने आपको वार्निंग दिया था कि आप फ्रेश डिपॉजिट्स नहीं लीजिए, लेकिन उसके बावजूद आप ले रहे हैं। अब इसके पीछे अंदर की बात क्या है? ऐसा माना जा रहा है कि केवाईसी, नो योर कस्टमर का जो गाइडलाइंस है उसको शायद पेटीएम फॉलो ठीक से नहीं कर रहा है। जो कस्टमर के साथ सिक्रेसी का एग्रीमेंट एक तरह से होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उसको शायद ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो पेटीएम जो है अब इस तरह से टॉपअप नहीं कर पाएगा, उसमें लोग 28 फरवरी के बाद, 29 फरवरी के बाद नहीं होगा, उसमें आप फ्रेश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। फास्टैग वगैरह का जो वॉलेट होता है उसको आप नहीं टॉपअप कर सकते हैं।
लेकिन अभी तक बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो माना जा रहा है उसमें यह है कि भाई यूपीआई का जो पेमेंट है वो अफेक्ट नहीं होगा। हालांकि ये कैसे होगा, क्या होगा, ये बाद की बात है। अभी पेटीएम का कल स्टेटमेंट भी आया कि ये लोग अब उनके पास जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उन लोगों का अकाउंट को दूसरे बैंक में अब शिफ्ट किया जा रहा है, हैसल फ्री। बड़े बड़े बैंक्स उनको हेल्प कर रहे हैं और वो दूसरे बैंक में उनके कस्टमर के अकाउंट शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो डिजिटल पेमेंट का बात है यूपीआई का, वो शायद अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कितना होगा ये आगे देखने की बात होगी। लेकिन कोई पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ जुड़े हो सकता है कुछ वर्कआउट इसका निकले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमको आपको सभी को अफेक्ट कर सकता है पेटीएम पे। अमेरिका के साथ भारत की एक डील हुई है। कल एक अच्छी न्यूज़ आई कि अमेरिका ने 31 MQ-98 प्रीडेटर ड्रोन भारत को देने के लिए वहाँ से कांग्रेस की मंजूरी मिल गई है। अब ये क्या है, ये जुलाई 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे उस समय ये एक तरह से डील साइन हुई थी। तो इस ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि प्रीडेटर ड्रोन है ये 31 जो ड्रोन आएगा इसका वर्थ अराउंड $3.99 बिलियन, यानी करीब $4 बिलियन के आसपास होगा। तो ये भारत का सी रूट वगैरह जो है ना, इस पर भी ये निगाह रख पाएगा और ये गेम चेंजर साबित होगा। एक तरह से समझिए कि पूरा प्रीडेटर ड्रोन है ये, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। आर्म्ड रहेगा, ये आर्म से लैस रहेगा। तो भारत और अमेरिका नॉर्मली इस तरह के ड्रोन्स किसी को बेचता नहीं है, लेकिन भारत के साथ जो कांग्रेस में स्टेटमेंट भी आया कि भारत के साथ हम लोगों का एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन डिफरेंट लेवल पर चल रहा है अभी, इसके चलते ये बेचने की मंजूरी दी गई है। एक खबर IBM कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। IBM जो कि दुनिया की कुछ दिन पहले तक सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी, खैर अभी भी काफ़ी बड़ी कंपनी है ये कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह के लिए काफ़ी नामी कंपनी है। तो इन लोगों ने, इस कंपनी ने अपने स्टाफ को कहा है कि आप या तो कंपनी जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, IBM की जहाँ जहाँ ऑफिस है, आप जब वहाँ अगर काम कर रहे हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं, तो आप ऑफिस के पास ही रहिए, ऑफिस से ज़्यादा दूर मत रहिए। इससे काम करने में दिक्कत होती है। बहुत सारे रिसर्चेज हो रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि भाई आप ऑफिस से अगर दूर रहते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो ये ऑफिस से दूर रहने का मतलब क्या है कि जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ था ना, वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर काफ़ी डेवलप कर गया था। तो अब वो चूंकि पीरियड ख़त्म हो गया है, तो बहुत सारे कंपनीज ने कहा है कि नहीं, अब आप ऑफिस आइए, वर्क फ्रॉम होम वाली बात लगातार नहीं चल सकती है। तो IBM ने भी उसी दिशा में एक तरह से कहा है कि या तो आप ऑफिस के नज़दीक रहिए, कम्यूट करने में बहुत दिक्कत होती है दूर से, या नहीं तो फिर आप कंपनी छोड़ दीजिए, नौकरी से रिजाइन कर दीजिए। तो देखिए, पोस्ट कोविड के बाद वर्ल्ड इकॉनमी जिस तरह से डेवलप किया ना, जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ा है, ये हुआ है, तो बहुत सारी कंपनियां अपने अपने लेवल पर अपने तरह से डिसीजन ले रही है। तो IBM में काम करने वाले लोगों के लिए एक डिफरेंट तरह का ये न्यूज़ है कि या तो उनको जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ शिफ्ट कीजिए, दूर से वो आप नहीं कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप नौकरी छोड़ दीजिए। एक है कि इमरान सेंटेंस्ड अगेन फॉर 14 ईयर्स इन जेल। ये सब पायनियर वगैरह का भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पायनियर या हिंदुस्तान टाइम्स का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये सब, कि इमरान खान को अभी हमने बताया था कि 10 साल की उनको सज़ा दी गई है। अभी एक हफ्ते के बाद वहाँ इलेक्शन है, उनको 10 साल की सज़ा हुई थी। कल वहाँ के कोर्ट ने फिर उनको 14 साल की एक और दूसरे केस में, करप्शन केस में, ग्राफ्ट केस जो है, उसमें 14 साल की सज़ा उनको सुनाई है, उनको और उनकी पत्नी बेगम बुशरा को। तो ये पाकिस्तान से रिलेटेड, हमारे पड़ोसी देश से रिलेटेड एक खबर है। वहाँ कैसे इलेक्शन होगा, कैसे कौन पावर में आएगा, क्या होगा, ये देखने की बात होगी, क्या रिलेशन होगा। ऐसे तो कहा जाता है कि नवाज शरीफ वगैरह थोड़ा सा प्रो इंडिया है, वो उनकी सरकार आएगी तो उनका जो अभी मैनिफेस्टो भी उन लोगों ने जो वहाँ रिलीज़ किया है, उसमें भारत के साथ या पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की वकालत की है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस।
फार्मर्स प्रोटेस्ट इन यूरोपियन यूनियन। हम लोग भारत में किसान आंदोलन के बारे में देखते सुनते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोपियन यूनियन देशों, यूरोप के बहुत सारे देशों का एक तरह से समझिए समूह है, कुछ कुछ डिसीजंस उनके फाइनेंस वगैरह में एक साथ हो चलते हैं। तो इनका अपना यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट भी है बेल्जियम में। बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स है कैपिटल, वहाँ पार्लियामेंट भी है वहाँ। तो वहाँ पर फार्मर्स लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, इटली में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है, जो भी यूयू के मेंबर्स हैं। तो प्रोटेस्ट फार्मर्स लोग का क्यों हो रहा है? ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई यूरोपियन यूनियन के किसान जो हैं, वहाँ के जो किसान हैं, अभी यूरोपियन यूनियन ने हाल में यूयू ने कुछ इस तरह के लेजिस्लेशंस पास किए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, जिसके चलते कि आपके प्रोडक्शन के समय में कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा पेस्टिसाइड का आप यूज़ नहीं करें। तो ये सबसे क्या है कि किसानों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उनकी लागत बढ़ रही है। और इसी बीच में कुछ कंट्रीज़ ने दूसरे देशों से चीप इंपोर्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स की भी इजाज़त दे दी है। तो इन सब के अगेंस्ट में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कुछ गवर्नमेंट ने वहाँ की सब्सिडीज़ हटा दी है। देखिए, सब्सिडी सिर्फ इंडिया में नहीं दिया जाता है, किसानों को सपोर्ट करने के लिए हर जगह सब्सिडी के प्रोजेक्ट अधिकतर जगहों में है, हर जगह मैं नहीं कहूँगा, अधिकतर जगहों में है। तो ये सब के अगेंस्ट वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये इंडियन फार्मर्स के लिए या इंडिया के लिए एक न्यूज़ है, एक तरह से समझिए कि सिर्फ इंडिया में ये नहीं होता है। इंडियन प्रोग्रामर्स टू लीड AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। भारत हम लोग जैसा जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में सबसे आगे है, प्रोग्रामर्स यहाँ सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन वैली आधा यहीं से चल रहा है, बेंगलोर को भी एक छोटा सिलिकॉन वैली ही कहा जाता है। तो अभी वहाँ के गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, उन लोगों ने कहा है कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हम लोग रोज़ पढ़ रहे हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। वो क्या है, कैसे है, वो डिफरेंट क्लासेस में हम बता चुके हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अब उसमें इंडियंस ही उसको लीड करेंगे। ये माना जा रहा है कि 16 से 17% इंडियंस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के चलते ये AI का इतना डेवलपमेंट हो रहा है। भारत में जानते हैं कितने प्रोग्रामर्स हैं? करीब 5 मिलियन यानी कि 50 लाख इंडियन प्रोग्रामर्स हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं दुनिया में। और उसमें से 500,000 यानी कि करीब 5 लाख ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनको महारत हासिल हो चुकी है, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडियन IT के लिए एक अच्छी खबर है, इंडियन IT प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छी खबर है कि ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब जो है इनको रिक्रूट करने की सोच रहा है, इनके बारे में बात कर रहा है। चाइनीज हैकर्स आर टारगेटिंग US इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट्स। ये एक US और चाइना के बीच रिलेशन जो है उसके बारे में एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। अभी FBI, अमेरिका की जो जांच एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कांग्रेस में स्टेटमेंट दिया है कि चाइना अभी कर क्या रहा है कि वहाँ अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जैसे रोड हुआ, बिजली हुए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, थर्मल प्लांट्स है, ये सब को हैक करके उसको शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना में ग्रुप ऑफ हैकर्स काम कर रहे हैं। पता नहीं उनको वहाँ के गवर्नमेंट का सपोर्ट है या नहीं, पता नहीं, लेकिन वो हैकर्स काम कर रहे हैं वहाँ। अब सोचिए कि अचानक अमेरिका की पूरी बिजली चली जाए, उनके पूरे प्लेन के जो ATM जो है वो कोलैप्स कर जाए, रेल नेटवर्क जाम हो जाए, पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क जाम हो जाए, क्या स्थिति हो जाएगी दुनिया में? अमेरिका तो छोड़िए, पूरी दुनिया की क्या स्थिति हो जाएगी। तो चाइनीज हैकर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो अभी FBI ने इसको प्रीएम्प्ट किया है, एक तरह से इस तरह के अब जो ये था उसको डिसमेंटल किया ग्रुप को। थैंकफुली कि टाइम रहते इस तरह का चीज़ को पकड़ लिया इन लोगों ने, और ये बताया कि कैसे इस तरह से हैकर आगे बढ़ रहे थे। उसमें था कि उन लोगों ने देखा कि अमेरिका में अभी भी बहुत पूरा इंटरनेट राउटर्स जो पुराने तरह के थे ना, वो अभी काम कर रहे हैं। उसको उन लोगों ने हैक किया, उसको हैक करना बहुत आसान था, वहाँ से फिर आगे बढ़े।
तो थैंकफुली इसको अभी पकड़ा है, लेकिन अंदर और क्या क्या चल रहा होगा गॉड नोज। तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग खबर थी। मार्क जुगरबर्ग को हम लोग जानते हैं, मेटा के चीफ है, सीईओ है। वो अमेरिकन सीनेट में, अमेरिकन कांग्रेस में माफी मांग रहे थे। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, क्या हुआ, क्यों? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उस पर क्या होता है, बहुत सारे न्यूज़ इस तरह के रहते हैं, बहुत सारे जो कि फेक न्यूज़ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को देखने के नहीं है। तो अमेरिका में अभी हुआ क्या कि 50 ऐसे के आसपास करीब बच्चों का वो मेटा पर जाकर उन लोगों ने आपस में एक तरह से ग्रुप बनाया, और क्या उसमें ड्रग लेने की बात उन लोगों ने वहाँ से सीखी, और कुछ ड्रग का ओवरडोज हुआ जिसके चलते कुछ बच्चों की मौत भी हो गई। तो वहाँ 5-6 जो इस तरह के सोशल मीडिया चलाने वाले हैं उन लोगों को कॉल किया गया, इस तरह की कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, टिकटॉक वगैरह सभी को, कि भाई आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, आप लोग को ये बताना पड़ेगा ये कि बच्चे के लिए ये नहीं है, बच्चों को उससे लाने के लिए कैसे रोकिएगा इस तरह की चीज़ पर। तो काफ़ी ग्रिलिंग हुई वहाँ मार्क जुगरबर्ग की। वहाँ जो उन लोगों को ग्रिल किया जा रहा था, ये भी पूछा जा रहा था कि आप लोगों को जब ये पता चला तो आपने क्या अपने एम्प्लॉयज़ को सैक किया, हटाया? तो मार्क जुगरबर्ग निरुत्तर थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने खड़े होकर माफ़ी मांगी कि मैं, जो भी फैमिलीज अफेक्टेड है कि इसके थ्रू जो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही है, तो हम उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं, आगे हम लोग इसको किस तरह से टाइट करें इस पर काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है अमेरिका के लिए। नॉर्मली माना जाता है कि ये लोग इतने एरोगेंट होते हैं कि माफ़ी वगैरह नहीं मांगते हैं, लेकिन उनको खड़े होकर माफ़ी मांगनी पड़ी। देखिए, बजट से रिलेटेड एक और चीज़ थी जो हम आपको मालदीव से रिलेटेड वो है। अभी भारत और मालदीव के बीच में जो रिलेशन है हम लोग सभी जान रहे हैं, हर दिन न्यूज़ में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने मालदीव को छोड़ दिया है। अभी बजट में मालदीव के लिए, मालदीव सरकार के लिए एक बजट एलोकेशन दिया गया है। पिछले साल बजट एलोकेशन वहाँ के लिए दिया गया था 400 करोड़ टुवर्ड्स ग्रांट। मालदीव को बहुत सारे ग्रांट, बहुत सारे चीज़ दिए जाते हैं भारत से, तो उसके लिए 400 करोड़ का एलोकेशन पिछले साल के बजट में दिया गया था। हालांकि एक्चुअल खर्च जो हुआ है वो 700 करोड़ से ऊपर हुआ है। भारत इस साल भी 600 करोड़ का एलोकेशन भारत ने किया है। तो भारत अभी भी जान रहा है, या अभी भी ये समझ रहा है कि मालदीव में जो हो रहा है बहुत टेम्पररी फेज है, हमारा जो रिलेशन मालदीव के साथ है वो बना रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है इस फ्रंट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं आज जो हेडलाइन या सुर्खियाँ बटोर रही हैं। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। जो आपके काम के लायक बातें थी वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।